हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग मैशअप्स। और दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त हिरेन कनवड़िया आज आपके सामने एक नया और एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, जो है अपडेट के रिगार्डिंग की काफ़ी टाइम से जो लोग फेस कर रहे थे वीज़ा की, काफ़ी टाइम से पेंडेंसी लग रही है वीज़ा के अंदर, और वीएफएस के अंदर काफ़ी ढेर सारे एप्लीकेशन जमा हो रही हैं और वीज़ा आने में बहुत टाइम लग रहा है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, जो है पेंडेंसी की शेनेगन वीज़ा के अंदर आपको कितना टाइम लग रहा है और कितना टाइम नहीं लग रहा है। तो गाइज, बने रहिए मेरी वीडियो पे, आगे पूरा एंड तक जरूर देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो के अंदर। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दी बेल आइकन बटन ऑल्सो। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा अब शेनेगन वीज़ा। हाँ जी सर, मैंने आपने सही सुना, शेनेगन वीज़ा। और कौन सी कंट्री का शेनेगन वीज़ा? वो है ग्रीस का वीज़ा। हाँ जी, ग्रीस ने अभी तक एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करी है। उसके अंदर ग्रीस की एम्बेसी ने ये कहा है कि अब जो भी पहले जो बैकलॉग लगा हुआ था, तो वो अब सब 15 डेज़ के अंदर क्लियर हो जाएगा और आपको अब वापस रेगुलर सर्विस के ऊपर जो हमारा 20 to 21 डेज़ का जो वर्किंग पीरियड है, उसके अंदर आपको वीज़ा पूरा को पूरा मिलेगा। ये हमारा अभी बात हुई थी ग्रीस के वीज़ा न्यू दिल्ली एम्बेसी से। और मैं आपको बताता हूँ ग्रीस का वीज़ा लेने के लिए आपको और क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट हालांकि सबके अंदर सेम ही होते हैं। जो शेनेगन का जो एक क्राइटेरिया बना रखा है कि आपको कवर लेटर चाहिए, आइटनरी चाहिए, टिकट चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, तो वो सब सेम ही होते हैं। तो अभी मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्रीस के वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ओके गाइज, अब हम चलते हैं कि ग्रीस का वीज़ा आप कैसे ले। ग्रीस एक शेनेगन कंट्री है, तो आप उसका वीज़ा लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चलेंगे और क्या क्या आपको चाहिए और आप क्या क्या दिखा सकते हो जिससे आपका 101% आपका वीज़ा आए। तो गाइज, मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के एंड में ही होते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, और आपको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आपको और भी कंट्रीज़ के वीज़ा लेने हैं। मेरा चैनल को फॉलो करते जाइए। तो अब हम चलते हैं ग्रीस के वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो गाइस, ग्रीस के वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको चाहिए पहले तो 6 मंथ वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट, फोटो विथ 35x45 mm मैट फिनिश, 80% फेस विजिबल, वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। थर्ड, हमारे को चाहिए कवर लेटर। हाँ जी गाइस, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आपको कवर लेटर आप खुद बनाएं। कवर लेटर खुद बनाने से ये होता है, आप अपने एक्सप्रेशंस उसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास में काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर आप कवर लेटर शेयर कर दीजिए। तो एटलीस्ट मैं तो आपकी हेल्प करूँगा ही करूँगा, ठीक है, लेकिन आप अपना एक कवर लेटर बनाओ। ठीक है, कवर लेटर आप बनाओगे, उसके बाद में आप वो शेयर करो। जो भी गलतियाँ वगैरह होंगी मैं उसके अंदर आपको गाइड करूँगा, और कुछ भी जो एडिशन होगा उसके अंदर आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिलेगी। तो ये हो गया हमारा कवर लेटर के ऊपर। फोर्थ हमारे को चाहिए आइटनरी, ट्रैवल प्लान। हाँ जी गाइस, ट्रैवल प्लान आपका डे टू डे होना चाहिए। आप किस किस डेट को वहाँ जा रहे हो, कौन कौन सी वहाँ पे म्यूजियम्स वगैरह, चर्च वगैरह घूमोगे, उनके अगर आप टिकट परचेज कर सकते हो तो वो भी अटैच कर दो, ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। फोर्थ हो गया हमारा ट्रैवल आइटनरी। फिफ्थ हमारा चाहिए फ्लाइट रिजर्वेशंस। फ्लाइट रिजर्वेशंस आप डमी बुक कर सकते हो, डमी एप्लीकेबल है। मान जाते हैं डमी से, ज़रूरी नहीं कि आप कंफर्म बुक करो। अगर आपको कंफर्म भी बुक करनी है तो आप रिफंडेबल बुक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लाइट हो गया। अब चाहिए होटल रिजर्वेशंस आप कंफर्म दिखाइए। booking.com से आपको इजीली रिजर्वेशंस की बुकिंग मिल जाएंगी, हॉस्टल वर्ल्ड से मिल जाएगी आपको, और समटाइम्स मेक माई ट्रिप भी आपको पे एट होटल पे आपको बुकिंग प्रोवाइड करा देता है। तो मैं जहाँ तक कहूँगा कि आप मेक माई ट्रिप से करवा लो, वो ज़्यादा वैल्यू करती है। ये हो गया हमारा। अब फाइनेंशियल्स के ऊपर क्या क्या आता है। फाइनेंशियल्स एक वास्ट कैटेगरी है। फाइनेंशियल्स आपको दिखाने के लिए आपके पास में फंड्स होने चाहिए। फंड्स के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है 6 महीने की। 6 महीने की मिनिमम बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। उसके बाद में आपको उसके ना इंसफिशिएंट फंड्स होना चाहिए। इंसफिशिएंट फंड जैसे कि आप एक बंदा घूमने जा रहा है वहाँ पे, तो उसको एटलीस्ट 4 से 5 लाख रुपए आप अपने बैंक स्टेटमेंट में रखें। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इकट्ठे कहीं से 4 से 5 लाख रुपए और आपने डाल दिए। सर
देखो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। काउंसलर यही चीज़ नोट करते हैं कि इकट्ठा कहीं से फंड आया और उन्होंने डाल दिया, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी अप्रोच रखनी है, मतलब पूरे थ्रू आउट दी 6 मंथ्स। जरूरी नहीं है कि आपको 4 लाख मेंटेन करने हैं, ठीक है, लेकिन वो अकाउंट में कभी 2 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी, कभी 2.5 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन एक फ्लो बने रहना चाहिए बैंक स्टेटमेंट में। ये नहीं कि इकट्ठे से 2 फ्रेंड से ले लिए अपना 1 लाख रुपए ले लिए, किसी से 2 लाख रुपए दे लिए और अपना स्टेटमेंट निकाली, स्टैम्प से बैंक से मोहर लगवाई और ले गए वीज़ा ऑफिसर के पास में। लेकिन ऐसा मत करना, ठीक है, ये गलत अप्रोच काउंसलर को जाती है। और इसके बाद में अगर आप एम्प्लॉयड हो, ठीक है, तो आपको लीव एनओसी लेटर एक मैंडेटरी थिंग है, जिससे काउंसलर ये जस्टिफाई करता है कि आप अपने ऑफिस में कितने स्टेबल हो, ठीक है। आपको अपने ऑफिस से लीव ग्रांट हुई है जाने के लिए, आपको अगर अपने जैसे ऑफिस के अंदर आपकी डेजिग्नेशन उसमें मेंशन होगी, आप कितने टाइम से काम कर रहे हो उधर, तो ये सब एक लीव एनओसी के एक परफॉर्मा होता है, वो आपका एचआर से मिलता है। तो आप अपने एचआर को जाके बोल सकते हो, वो आपके लिए एक लीव एनओसी इशू करके दे देंगे थ्रू दिस डेट टू दिस डेट, जो भी आपका ट्रैवलिंग पीरियड होगा, ठीक है। ये जरूर मैंडेटरी है। थर्ड हमारा आता है फाइनेंशियल के अंदर आपका पे स्लिप्स। 3 महीने के आप पे स्लिप जरूर लगाएं, जिसके अंदर आप अपना हाईलाइट कर दें कि ये मेरी इनकम है, और वही बैंक स्टेटमेंट लगाएं जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही हो, और उसको भी हाईलाइट कर दे हाईलाइटर मार्कर से कि ये मेरी एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये मेरी इतनी सैलरी है। और अब आते हैं एम्प्लॉयड के ऊपर, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए थोड़े से डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगते हैं, जैसे कि उनको अपनी पैन नंबर, टिन नंबर, जो अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन का है वो डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है। लेटर हेड के ऊपर एक कवर लेटर बनाना पड़ता है, वो भी कि मैं भी अलाउड हूँ अपनी कंपनी से लीव लेने के लिए और मैं ग्रीस घूमना चाहता हूँ। तो इसलिए कंपनी जो सेल्फ एम्प्लॉयड्स हैं, जिनका खुद का अपना फर्म और बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो दिखाएं कि ये बिजनेस हमारा खुद का है और हम इसके अंदर कितने स्टेक्ड है, ये उसकी कभी ना कभी तो काउंसलर उससे मांग लेता है कि अपनी करंट बैंक स्टेटमेंट भी लगाओ इसके अंदर आपकी कंपनी की। तो आप वो पहले ही लगा दे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अपना जो भी आपका फर्म है, जो भी बिजनेस है, उसकी आप अपनी कवर लेटर के साथ साथ, अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ उसकी करंट अकाउंट की भी एक वो लगा दे स्टेटमेंट। उससे क्या होगा कि काउंसलर के ऊपर ये पता रहेगा कि ये यहाँ पर अच्छा बिजनेस रन कर रहा है, तो ये छोड़ के नहीं जाएगा अपना बिजनेस और वापस अपनी कंट्री में वापस आएगा। ये हो गया। लेकिन कुछ फार्मर्स लोग होते हैं तो उनके लिए ये है कि जे फॉर्म आप अपना लगा सकते हो, वो मिल जाता है सभी को, जो भी फार्मर्स वगैरह उनके पास में होता है। तो उसके अंदर आप अपनी इनकम शो कर सकते हो, कैसे कैसे आपकी इनकम बन रही है। ये हो गया सर अब आपका फाइनेंशियल्स का। अब आते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के ऊपर। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी थिंग हो गई है जब से कोरोना आया है, ठीक है। तो वो तो आप ज़रूर लेके जाए ट्रैवल इंश्योरेंस, उसके बिना तो बिल्कुल ही बात बनेगी ही नहीं। क्योंकि काउंसलर भी, जब एम्बेसी भी यही देखती है कि ट्रैवल इंश्योरेंस अगर को कल को हमारी कंट्री में कुछ हो जाए तो हमारी कंट्री लाइबल ना हो उसके खर्चे और एक्सपेंस उठाने के लिए, तो उनके पास में ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, और वो भी 100 के यूएसडी डॉलर से ऊपर का होना चाहिए, या तो उतना ही चलेगा वो। और अब आते हैं, अब हमारा ये हो गया ट्रैवल इंश्योरेंस। अब चलते हैं अब अपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे को यहाँ पे अपनी कंट्री, होम कंट्री के अंदर दिखाता है कि हम कितने स्टिक्ड हैं। जैसे कि किसी के पास में प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, ठीक है, किसी के नाम पे ये प्रॉपर्टी है, तो आप वो भी दिखा सकते हो शेनिगन वीज़ा के अंदर। जैसे कि आपके पास में एक गाड़ी भी है, चाहे बाइक भी है, ठीक है, आपके पास में ये प्रॉपर्टी है, या आपके पास में ये खेत है, तो आप एक सीए वैल्यूएशन रिपोर्ट एक लगा सकते हो उसके अंदर। वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा जब आप शेनिगन वीज़ा अप्लाई करोगे। आप सीए कोई भी आप बाहर से देख लो, और उसके अंदर आप एक अपने जितने भी आपके एसेट्स हैं उन सबको वैल्यूड करवा के उसके अंदर आप मेंशन करवा लो कि मैं अपनी होम कंट्री के अंदर इतना मेरे नाम पर एसेट्स है। तो लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी लोग गलती कर देते हैं इसके अंदर भी। गलती जैसे कि वो अपने पेरेंट्स की एसेट्स दिखाने लगते हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने पेरेंट्स की दिखाकर गलती ना करें। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नल एंड वॉइड है, जो आपके पास में हो वही दिखाएं। उससे ही काउंसलर वही देखना है, क्योंकि घूमने आप जा रहे हो, आपके पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं,
ठीक है, वीज़ा आपको चाहिए, आपके पेरेंट्स को नहीं चाहिए। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसके अंदर काउंसलर को आपकी चीज़ मांगता है, पेरेंट्स के नहीं मांगता। अगर आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको, ठीक है, तो आप उन पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट सब लगा सकते हो। स्पॉन्सर करने का क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट अलग है। फिर पेरेंट्स की भी बैंक स्टेटमेंट लगती है, पेरेंट्स के पास में कितना बैंक अकाउंट में बैलेंस है वो देखा जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एक बार देखो, ठीक है। उसके बाद में एक सीए वैल्यूएशन रिपोर्ट आप बना सकते हो ताकि आपको ईजिली वीज़ा मिल जाए। तो गाइज ये हो गया हमारा शेनिगन वीज़ा की बात। और अब हम चलते हैं हमारा आज का जो शेनिगन वीज़ा कैसे ले, ठीक है, उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे शेनिगन वीज़ा लेने के ये हैं कि आप जो कवर लेटर बनाएं, ठीक है, वो प्रिसाइजली थॉरोली, चाहे उसके अंदर आप 5 दिन लगाएं, हफ्ता भर लगाएं, 10 दिन लगाएं, लेकिन उसको ऐसा लगे कि ये कवर लेटर अगर ये बन गया है, ठीक है, तो एक काउंसलर अगर मेरा कवर लेटर देखेगा तो वो शॉर्ट खुश हो जाएगा। और खुश होते ही वो कहेगा कि डेफिनेटली बढ़िया है, बिल्कुल ये इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है जाने की और वापस आने की। और उसी टाइम आपको बाकी डॉक्यूमेंट देखे ही ना और आपको स्टैंप लगा के दे दे कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। एक तो पहला है कवर लेटर, ठीक है। दूसरा है आपकी ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी के अंदर हमेशा नीचे अपना पासपोर्ट नंबर, आपका नेम हर पेज पे मेंशन करें, ठीक है। जो भी बनाते हो आप आइटनरी, उसके अंदर नीचे एक लाइन के अंदर अपना नेम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, वो हर पेज पे मेंशन करें। और आइटनरी आप ऐसी बनाएं कि जो आपके बजट के अंदर मैच होती हो, ठीक है। कहीं पता लग रहा है आपने आइटनरी बना दी यहाँ, आपका बजट है यहाँ, ठीक है, तो वो बिल्कुल मैच नहीं हो रही है। उसको मैच करने के लिए ही ये काउंसलर ये चीज़ें देखता है कि आइटनरी अगर आपने लगा तो दी, ठीक है, आपने होटल बुक कर दिया उसके अंदर रेडिसन सपोज, ठीक है, लेकिन आपके पास में बैंक में फंड है लेकिन 4 लाख रुपए, और आप वहाँ पे रेडिसन बुक कर रहे हो जिसकी पर डे की कॉस्ट आ रही है 20 से 25 हज़ार रुपये। तो उस चीज़ को वो मैनेज नहीं कर पाएगा। वो देखेगा कि ये मैं कैसे मैनेज करेगा कि अगर यूरोप में जाके ये रेडिसन के अंदर इतना 1 लाख रुपया 4 दिन के लिए खर्च कर देगा तो बाकी का खर्चा कैसे करेगा। तो यही चीज़ आपको आइटनरी जब बनाओ तो उसके अकॉर्डिंग बनाओ कि आपकी जो बजट है, ठीक है। और ये नहीं कि आपको अपना सारा बजट एग्जॉस्ट करना है। एग्जॉस्ट के टाइम पर आपको ये देखना है कि मैं वापस अपनी होम कंट्री आऊँगा, उस टाइम पर भी मेरे को अपना जीवन काल चलाने के लिए कुछ पैसे होने चाहिए। काउंसलर ये भी देखता है। मैंने बहुत लोगों की आइटनरीज देखी हैं, तो आइटनरी में घूमने के टाइम पर वो इतना एक्सपोज में खर्चा दिखाते हैं कि मेरे को वहाँ पर बुलेट ट्रेन से जाना है, मेरे को इस कंट्री जाना है, मेरे को उस कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, लेकिन उनका बजट कितना है बैंक के अंदर। बैंक के अंदर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2-3 लाख रुपए हैं, ठीक है। वो तो एक ही कंट्री में उस दिन, क्योंकि यूरो बहुत महंगा है। इंडिया में तो फिर भी सर्वाइव कर लोगे आप, लेकिन वहाँ यूरोप में नहीं कर पाओगे। वहाँ हर एक कदम पे पैसा लगता है। और ये चीज़ आप गांठ बांध के जब आप वीज़ा अप्लाई करो कि आपके पास में फंड्स ऐसे होने चाहिए कि आपके पास में कि आप दूसरी कंट्री भी जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपके पास लिमिटेड कम से कम उतने ही फंड होने चाहिए जितने अभी आपने एक कंट्री घुमाने के तौर पे दिखाए हैं। और वो जो काउंसलर होता है हमारा वीज़ा काउंसलर, वो ऐसा भी नहीं है कि सारा फंड्स देख के ही देता है, ठीक है। उसके अंदर मेजर फैक्टर्स आपके आईटीआर भी काम करती है, ठीक है। आपको आईटीआर भी लगानी है 3 साल की। आईटीआर जब आप लगाओगे तो आईटीआर आपके फंड्स के साथ में मैच होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो अभी भी मैच नहीं हो रही तो गाइस, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है ये, तो प्लीज़ आप अपनी आईटीआर को ऐसा बनाओ कि वो आपके जो करंट आपका जो बैलेंस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैच होनी चाहिए। ये नहीं आपने आईटीआर भर दिया आपने 11 लाख रुपए की, आपके बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है पैसा, वो कहेंगे बाकी पैसा गएगा, ठीक है। फिर आपने या तो आपके बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए, लेकिन आप आईटीआर भर रहे हो 5 लाख रुपए की, आप टैक्स सेव करने के लिए आईटीआर इतनी भर रहे हो। तो काउंसलर को ये डाउट होता है कि भैया ये कहीं ना कहीं से फंड लेकर आया वीज़ा लेने के लिए, इन्होंने अपनी आईटीआर तो एक्चुअल होती है, वो तो गवर्नमेंट के, वो तो गवर्नमेंट से लिंक्ड अप होती है कि वो जो भी आपके टोटल इनकम होती है वहाँ दिखाता है। हालांकि हम उसको करेक्ट एडिट कर सकते हैं जितनी भी हमारी इनकम है, तो लेकिन वो देखता है कि 20 लाख रुपए बैंक के अंदर है, लेकिन हमारे पास में आईटीआर में तो 5 लाख रुपए ही है। तो ऐसे भी ना करो। अगर आपके पास में बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आईटीआर मैच कराने की कोशिश करो, जिससे वीज़ा काउंसलर को यही लगेगा कि ये
बिल्कुल सच बोल रहे हैं और आपका इनका इंटेंशन बिल्कुल ठीक है दूसरी कंट्री जाने का, मतलब शनिगंज जाने का, और ये वापस भी वहाँ से आ जाएंगे। मेजरली हमारा जो वीज़ा काउंसलर होता है वो यही देखता है कि आप अपनी होम कंट्री रिटर्न करोगे या नहीं करोगे। और इसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हमने सी वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाई है। सी वैल्यूएशन रिपोर्ट आपकी एसेट्स को दर्शाता है कि आपके पास में कितनी एसेट्स है यहाँ पर, ठीक है, कि आप कल को वहाँ पे जाके आप रुक भी जाओ। काउंसलर अगर अपने दिमाग में ये बिठाए कि आप वहाँ पे जाके रुक गए, ठीक है, क्या आप साल भर में उस एसेट जितना कमा पाओगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ काउंसलर देखता है कि जो भी गिवन टाइम पीरियड में क्या वहाँ पर ये उतना कमा पाएगा, तो ये अपनी एसेट्स यहाँ छोड़ देगा। तो ये चीज़ कुछ कुछ मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो काउंसलर देखता है जब वो वीज़ा ग्रांट करता है आपको। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी प्रोफाइल के अंदर एसेट्स रिपोर्ट लगती है, नहीं। वो कईयों के पास में बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है लेकिन उनकी ITR नहीं होती तो रिफ्यूज़ हो जाता है। कईयों के पास में ITR भी अच्छी है, बैंक बैलेंस भी अच्छा है, लेकिन उनका ट्रैवल प्लान कुछ टेढ़ा मेढ़ा है तो रिजेक्ट हो जाता है। कईयों का कवर लेटर में सिंपल वर्ड में लिख दिया कि आई एम गोइंग टू दिस कंट्री टू विजिट योर एस्टीम्ड कंट्री, ठीक है, लेकिन उन्होंने सारे के डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं लाइन अप करे तो भी रिजेक्ट हो जाता है। छोटी से छोटी चीज़ आपको एक रिजेक्शन पे ले जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई करो तो बिल्कुल ही फाइल को गो थ्रू करो, एक नहीं 10 बार गो थ्रू करो, और जितने भी आपके जानने वाले हैं, ठीक है, जो इस फील्ड के बारे में नॉलेज रखते हैं, उन सबको एक बार दिखाओ कि क्या मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत पड़े अपनी, कभी कभार होता है कोई बोलता है, आपको सजेस्ट करता है कि ये डॉक्यूमेंट आप लगा दो, तो उसको पहले कंसल्ट करो सोर्सेज से। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है, मेरे से कंसल्ट करो, कमेंट में डाल दो, इंस्टाग्राम आईडी ऊपर फ्लैश हो रही है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट आप कंसल्ट करो, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट उसके अंदर पुट इन करो। ये नहीं उसने बोला मैंने डॉक्यूमेंट लगा दिया, और VFS जैसी जगह पर जाकर आप ये डॉक्यूमेंट लगाओगे तो वो कई डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे हैं वो खुद निकाल देते हैं। तो गाइस, ग्रीस का वीज़ा आपको मैं बता देता हूँ, ये ग्लोबल सेंटर पे सबमिट होता है, ये VFS पे नहीं होता, ठीक है। इसकी फ़ीस वगैरह आपके 95 यूरो है, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा की। तो गाइस आप जाके ले सकते हो ग्रीस का वीज़ा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि पेंडेंसीज़ के अंदर। तो आपको होपफुली ये काफ़ी डिटेलिंग में मैंने आपको शेंगेन वीज़ा के बारे में आज बताया होगा कि व्हाट द काउंसलर थिंक वाइल ग्रांटिंग अ वीज़ा। तो गाइस ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और प्लीज़ आप सबका प्यार बना रहे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी वीडियो चलती रहेंगी और मैं आपको पास में ऐसे कंटेंट लेकर आता रहूँगा, ठीक है। टिल देन, thank you for watching my video and please subscribing my channel Traveling Mashups. Okay guys,